नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अब यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र संसद का क्यों बुलाया था और गणेश चतुर्थी के दिन ही क्यों बुलाया था। उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन इसलिए सत्र बुलाया था क्योंकि सनातन परंपराओं के मुताबिक नए घर में जब प्रवेश होता है तो शुभ दिन में होता है और गणेश चतुर्थी से ज्यादा शुभ दिन कोई हो नहीं सकता था। इसलिए नई संसद में पहली बैठक गणेश चतुर्थी के मौके पर हो, यह मंशा दिमाग में थी। इसलिए 18 सितंबर को सत्र बुलाया गया और पहले दिन का सत्र पुरानी बिल्डिंग में हुआ और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नई बिल्डिंग में संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ और मंशा यह थी कि महिला आरक्षण बिल पास करना था। मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया, बुधवार को पास हो जाएगा, बृहस्पतिवार को राज्यसभा में जाएगा, शुक्रवार शाम तक राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। लेकिन अब सवाल एक खड़ा किया जा रहा है क्योंकि बिल में लिखा गया है कि बिल पास होने के बाद पहली जनगणना जो होगी उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। 2024 के चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी। तो जनगणना कब होनी थी? जनगणना होनी थी 2020-21 में। पिछली जनगणना हुई थी 11 में, लेकिन इस बीच 2019-20 में, 19 के अंत में ही बल्कि कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो सकी। जनगणना अभी भी शुरू नहीं हुई है और माना यह जा रहा है कि जनगणना अब 2024 के चुनाव के बाद 2025-26 में करवाई जाएगी और 2027 की शुरुआत में उसको घोषित किया जाएगा। तो तब तक यह बिल लागू नहीं होगा, यह आरक्षण लागू नहीं होगा किसी विधानसभा पर भी नहीं, किसी लोकसभा पर भी नहीं। राज्यसभा और विधान परिषदों पर तो आरक्षण लागू होना ही नहीं है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ऐसा सरकार ने किया क्यों? सरकार मजबूर थी क्योंकि 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया था अनुच्छेद 82 में, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें 2026 तक जस की तस रहेंगी। 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसमें उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके मुताबिक सीटें तय होगी। अगर रूटीन के मुताबिक हर 10 साल बाद जनगणना होती है तो जैसा कि होनी चाहिए, 2011 में हुई तो 2021 में होनी थी, जो नहीं हुई तो इसके बाद 2031 में होती, तो यानी 2031 के बाद जो चुनाव होते उसमें महिला आरक्षण लागू होता कायदे से। लेकिन कोविड के कारण नहीं हुई, तो इस बीच अगर 2026 में होगी, 2027 में उसके आंकड़े आएंगे तो 2027 के बाद यानी 2029 तक सारा कार्य पूरा हो जाएगा और 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू होगा। और इतनी जल्दी करने का कारण यह है कि अभी बहुत प्रक्रिया बाकी है। आधी से ज्यादा विधानसभाओं को इस बिल को अनुमोदित करना होगा, बिल पास करने होंगे क्योंकि यह विधानसभा पर भी लागू होना है। और उसके बाद फिर जनगणना, फिर जनगणना के बाद फिर चुनाव आयोग का काम रह गया। चुनाव आयोग नए सिरे से डिलिमिटेशन करेगा और उस डिलिमिटेशन में से फिर यह तय करेगा कि कौन सी 33% सीटें महिला के लिए आरक्षित करनी है। और बिल में यह कहा गया है कि यह 15 साल के लिए आरक्षण है। जैसे SC ST के लिए जब आरक्षण दिया गया था तो वो भी 10 साल के लिए था, फिर 10-10 साल करके बढ़ाते चले गए। तो इसी तरह महिला आरक्षण बिल का भी यही शर्त बाद में होना है कि 10-10 साल, 15-15 साल बाद संसद बढ़ा दिया करेगी। लेकिन जब बिल पेश हुआ तो बड़ा रोचक दृश्य देखने को मिला। कांग्रेस यूं तो कहती रही कि हमारा ही बिल है, हमने पास किया था। सोनिया गांधी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए संसद की ये एक दिन पहले ही कह दिया था। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की जो आपत्ति थी, पहले प्रधानमंत्री का भाषण हुआ तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ही यह कह दिया कि हम महिला आरक्षण बिल लाने वाले हैं। एक दिन पहले वैसे खबर लीक हो चुकी थी क्योंकि कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया था, लेकिन इस बिल का नया नाम और कुछ नए प्रावधान हैं इसमें, यह पुराना बिल नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी ने जो आपत्ति की वह बड़ी हैरान करने वाली थी और हैरानी इसलिए होती है कि अधीर रंजन चौधरी 24 साल से संसद में है, इस लोकसभा में है।
और उनको नियम बताने पड़े, पहली बार चुनकर आए अमित शाह को। दो बातें अधीर रंजन चौधरी ने कही। एक तो ये कही कि लोकसभा में राजीव गांधी ने ही इसको बिल को पेश किया था, जो पूरी तरह गलत है। पहली बार 1996 में पेश हुआ था। इससे पहले राजीव गांधी ने पंचायत राज में महिलाओं के आरक्षण की बात की थी, वो हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात अधीर रंजन चौधरी ने यह कही कि राज्यसभा में यह बिल पास हो चुका है, लोकसभा में पेंडिंग है, तो उस बिल को लाया जाए। लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग नहीं होता। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो उसके अंदर जो पेंडिंग बिल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। राज्यसभा में यह बिल पास हुआ था 2010 में, और उसके बाद यह आ गया लोकसभा में। लोकसभा में पेश हुआ, पास नहीं हुआ, तो वह अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद तो कई लोकसभा भंग हो चुकी हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। पहली बार यह बिल राजीव गांधी ने पेश नहीं किया था, बिल पेश किया था देवेगौड़ा सरकार के समय, और उनके अंदर ही विवाद पैदा हो गया था, अंदरूनी मतभेद बहुत ज्यादा हो गए थे, तो बिल पास होने का मतलब नहीं था। फिर 1998 में वाजपेयी सरकार ने कोशिश की, फिर बिल फाड़ा गया। फिर 2008 में मनमोहन सिंह सरकार बिल को लेकर आई, लेकिन हंगामा हुआ तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी से 2009 में वापस आया। 2010 में 8 मार्च 2010 को जब राज्यसभा में बिल पेश हुआ तो बड़ा हंगामा हुआ। आरजेडी, एसपी और पासवान की पार्टी के सांसदों ने बिल को फाड़ा, गोले बनाए, चेयरमैन की कुर्सी पर फेंके और टेबल पर चढ़ गए। जो चेयरपर्सन के सामने टेबल रहता है उसके ऊपर चढ़ गए सांसद। इतना हंगामा हुआ कि उस दिन की बैठक स्थगित करनी पड़ी। और अगले दिन 9 मार्च को लालू यादव के सांसद, मुलायम सिंह यादव के सांसद और रामविलास पासवान के सांसद, इन 7 सांसद थे इन तीनों दलों के, इन 7 सांसदों को बाहर निकाल करके बिल पास करवाया गया। और बिल में उस समय उसके पक्ष में 186 वोट पड़े थे और उसके खिलाफ 1 वोट पड़ा था। मायावती और ममता, इन दोनों की पार्टियों ने बिल में वोटिंग नहीं की थी, यानी न्यूट्रल रहे थे। लेकिन अब मायावती ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता तो वह उसका भी स्वागत करती। तो इस समय मायावती ने सरकार का महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर दिया है। अब बिल लोकसभा में आया है, तो लोकसभा में इस समय मुलायम, लालू, शरद यादव तीनों है ही नहीं, और इनकी पार्टी की अब हैसियत भी नहीं है। और आपको पुरानी बात याद कराता हूं फिर मैं। जब बिल लोकसभा में लाया था राज्यसभा से पास करवा करके, तो लालू, मुलायम और शरद यादव, इन तीनों की अलग अलग पार्टियां थी। लालू की राजद, मुलायम सिंह की सपा और शरद यादव की जनता दल। इन तीनों बड़े नेताओं ने बिल का विरोध किया और बिल को पेश नहीं होने दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। और यहां तक कह दिया कि अगर, क्योंकि संयुक्त मोर्चे की सरकार थी उस समय, कि अगर बिल पेश किया गया और पास करवाने की कोशिश की गई तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। अगर ये तीनों समर्थन वापस ले लेते तो मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती। मनमोहन सिंह ने बहुत कोशिश की, सर्वदलीय बैठक बुलाई, ये किया वो किया, लेकिन अंततः वो डर गए, सरकार नहीं गिराना चाहते थे, वह हिम्मत उन्होंने नहीं दिखाई और बिल जो है लोकसभा में नहीं पास हुआ, नहीं पेश हुआ। अब यहां एक टेक्निकल पॉइंट है, राज्यसभा में बिल पास हुआ, अगर वह उस समय लोकसभा में ना भेजा जाता तो बिल को पेंडिंग माना जा सकता था। जब लोकसभा में आ गया और लोकसभा के महासचिव ने वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया कि राज्यसभा से बिल पास होकर के आया है, तो उस वक्त वह लोकसभा की संपत्ति हो गई, और लोकसभा अगर भंग हो गई तो बिल लैप्स कर गया, बिल खत्म हो गया। और अधीर रंजन चौधरी को 24 साल से सांसद होने के बावजूद ये छोटा सा नियम ध्यान में नहीं था। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।